अस्सलाम वालेकुम। सलमान भाई, मैं ये स्क्रीन शेयर्ड है आपके पास? इफ़ात भाई शेर ओके। वालेकुम सलाम बेटा। वीरेश आयशा मैडम नहीं बेटा, मैडम आयशा अली, मैडम आयशा अली, बिल्कुल। अभी बेटा मैडम बख्तावर और मैडम वीरेश आयशा के आप किस सेक्शन की हैं? आपका क्या नाम है? अस्मा। नंबर नोट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम साबित भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, तबीयत ठीक। अल्लाह का शुक्र है। एक सेकंड होल्ड कीजिए, अभी यूज कीजिए। जी जरूर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर हारिस। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है जी, ओके बेटा, डन। कितने भाई आ चुके हैं? 4? नहीं नहीं सर, एक से 6 हो गए सर। माशाल्लाह। आप बाकी भी आ रहे हैं। ओके, 2 मिनट और इंतजार करें। असाइनमेंट कर लिया सब ने? A2 इन दोनों ने सबमिट करा दी? यस सर। हारिस साहब ने करा दी, उमर की भी आ गई, उमर साहब हारिस ने की भी करा आ दी, गई, उमर दराज की भी आ गई मोतराज की भी आ गई, बाकी सर अभी प्रोसेसिंग इनकी में है। साबित की भी आ गई। हाँ, साबित भाई कह रहे थे कि थोड़ा सा वो कंपाइल करना है, उन्होंने बस स्टार्टअप पेज। मैं आ गया हूँ, बस मैं अपनी वो कर रहा हूँ बस मैं। श्योर श्योर सही शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे जी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क वैन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वैन से क्या मुराद है। वैन से मुराद है वाइड एरिया नेटवर्क।
सो वाइड एरिया नेटवर्क से क्या मुराद है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है एक ऐसा नेटवर्क, बल्कि मुझे आपकी क्लास में को बता दे, WAN स्टैंड्स फॉर यस एनीवन? Wide area. वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया नेटवर्क से मुराद है ऐसी नेटवर्क की डायमेंशंस, ये डायमेंशनैलिटी के बेसिस पे ऐसे नेटवर्क की डायमेंशंस जो एटलीस्ट कुछ किलोमीटर से लेके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक मुहित होती हैं, उनको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो आम तौर पे जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन लिंक है ना पूरी दुनिया में, जिनमें दो मशहूर लिंक टाइप्स हैं। एक है फ्लैग, FLAG फ्लैग, फाइबर लेड अराउंड द ग्लोब, और दूसरा है CME-V4, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप 4। ये दो ट्रांस कॉन्टिनेंटल सबमर्ज्ड फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जो पूरी दुनिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। तो इनको आमतौर पे ट्रांस ओशियानिक, ट्रांस कॉन्टिनेंटल या लॉन्ग हॉल लिंक्स कहा जाता है। तो ये वैन बुनियादी तौर पे ये वाले नेटवर्क्स होते हैं, 1-2 किलोमीटर से शुरू होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जाते हैं। तो हमने इनकी एप्लीकेशंस देखनी है, स्पेसिफिकली हमने देखना है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने इनको कैसे अंडरस्टैंड किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि वाइड एरिया नेटवर्क्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। जो भी हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है ना, वो वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए ही मुमकिन हो पाता है, क्योंकि आप अमेरिका में कोई कंटेंट है उसको वैन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके बाद जो कुछ नया ट्रेंड आया वो वर्चुअलाइजेशन का था। वर्चुअलाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि क्लाउड वर्चुअलाइजेशन में आप बेसिकली एक डेटा सेंटर को दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी इंटरेस्टेड क्लाइंट को एज अ सर्विस कोई चीज़ ऑफर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो वो जो यूज़र है वो उसके नज़दीक महज एक क्लाउड सर्विस है, बादल से कोई चीज़ उतर जाती है। इट्स नोन एज क्लाउड वर्चुअलाइजेशन। इट क्रिएट्स सेपरेट वर्चुअल नेटवर्क्स फॉर टेनेंट्स। तो इसमें वो रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अलग से एक ग्लोबल लेवल पे एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। यानी वो इंटरनेट कनेक्टिविटी तो आपकी लोकल आईएसपी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जब आप कनेक्ट होते हैं क्लाउड से तो आपकी ग्लोबल कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप के ऑर्गेनाइजेशन में आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक सर, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, ये यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ़कत एक डिब्बा पड़ा होगा, एक डिब्बा, वन बॉक्स। वो वन बॉक्स आपके ट्रैफिक को रूट करेगा, इंटरनेट के ऊपर क्लाउड पे डाल देगा। इसका मतलब है आपको लोकल आईएसपी, रीजनल आईएसपी, ग्लोबल आईएसपी की ज़रूरत ही नहीं है। आप बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें। नेटवर्किंग भी आपको वही दे रहा है, डेटा स्टोरेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज है वो भी सब कुछ आपको वही दे रहा है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि चूँकि आपने एक सेट टॉप बॉक्स या एक मिडिल नोड या एक मिडिल वेयर डिवाइस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिया और वो आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर ने दिया, तो आपके नज़दीक ये टोटली एब्स्ट्रैक्टेड है। पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी आप वो पीछे वो चीज़ें जहाँ मर्जी मूव करता रहे। यानी और क्लाउड के ऊपर उसने डेटा सेंटर्स दुनिया में कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं, उनको आपके पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन जिस पे आपने अपना कोई डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस या फॉर दैट मैटर स्टोरेज या कंप्यूटिंग सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कैसे मूव करता है पूरी दुनिया में, नोबडी नोज। सो इसका मतलब है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इट इज़ सो ट्रांसपेरेंट। और आपको पता है इसको ये किलर ऐप क्यों कहते हैं? नॉट दैट इट इज़ वेरी फैंसी, इट हैज़ एक्चुअली किल्ड ऑल द मिडलमैन। तमाम दरमियान वालों को मार ही दिया उसने। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क से पहले आप एक प्रॉपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के मोहताज होते थे, उसके बगैर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल नहीं सकती थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। देन इसमें ना जो रिक्वायरमेंट होती है
वो ये होती है कि आपको ना जो आपकी जो ट्रैफिक है, आप तो चाहते हैं कि मुझे जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट मिले उसमें होते हैं SLO, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स। वो मुझे 100% यूटिलाइजेशन चाहिए, जितना पैसा मैं दे रहा हूँ मुझे उतनी अच्छी सर्विस चाहिए। इसका ना बराह रास्त जो लोड आता है वो आपके सर्विस प्रोवाइडर पे आता है, क्योंकि इट ड्राइव्स देम टू प्रोवाइड यूटिलाइजेशन फॉर टू नियरली 100% व्हेनेवर एंड वेयरएवर पॉसिबल। और मैंने आपको कहा था राउटेड नेटवर्क में अच्छा राउटेड नेटवर्क की हमने बात नहीं की थी, बफर्ड नेटवर्क्स में 70% से ज़्यादा कैपेसिटी अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, कंजेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप बात करते हैं स्टोरेज इन द क्लाउड की, तो आप नेटवर्क की बैंडविड्थ को 100% यूटिलाइज करना चाहते हैं, और आप नहीं चाहते कि आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ किसी लेवल पर अंडर यूटिलाइज हो, क्योंकि आपने डेटा पाइप में यानी केबल में कुछ स्टोर नहीं करना। आप केबल को उसकी जो चैनल कैपेसिटी है, याद है किसी को नाइक्वेस्ट कैपेसिटी थ्योरम, उसकी चैनल कैपेसिटी के लिहाज से मैक्सिमली यूटिलाइज करना चाहते हैं एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल ट्रैफिक फ्रॉम कंजेशन। ऑफ कोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि असल में अगर बैंडविड्थ यूटिलाइज करनी है तो उसमें जब आप हाई यूटिलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो इस बात का इम्कान है कि आपकी रियल टाइम ट्रैफिक और आपकी नॉन रियल टाइम ट्रैफिक आपस में कोलाइड करेगी। तो अभी इससे क्या ट्रैफिक का बिहेवियर क्या पैदा होता है? की कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्पेशल पर्पस डिप्लॉयमेंट्स विद लेस डाइवर्स हार्डवेयर। जिस तरह से गूगल वालों ने ना अपना एक प्रोजेक्ट किया, हम उसी को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको कहते हैं गूगल B4। तो गूगल B4 प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने कस्टमाइज्ड हार्डवेयर लगाया, क्योंकि अगर कस्टमाइज्ड हार्डवेयर नहीं लगाते तो वो आपकी ना यूनिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता, जिसको हम कहते हैं COTS, कमर्शियली ऑफ द शेल्फ हार्डवेयर। Existing solutions aren't just annoying, they don't simply work। यानी कि COTS के ऊपर जो आपको स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं वो आपकी जो SDN WAN की यूनिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर सकते। ओके, जस्ट अस्सलाम वालेकुम मुज़व्वल भाई, मिल गई? ओह, ये कहाँ से मिली? आपने सर उधर रख ली थी। किधर? डॉक्टर यासिर के रूम में। ओह, थैंक यू। Really upset, I had lost a file, I just found it, alhamdulillah। Okay, so अभी देखिए इसको ऊपर कर दीजिए। अभी this is simply the relationship between आपको जो बराह रास्त सर्विस मिल रही है अपने डेटा सेंटर से, उसमें मिडिल मैन का किरदार ही खत्म हो गया। देखें आपके डेस्कटॉप पे बराह रास्त डेटा सेंटर से कनेक्टिविटी आ रही है। ये एक वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए मुमकिन है, जिसको आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के तौर पे कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी इसमें आप ओपन फ्लो कंट्रोलर्स के जरिए सारा का सारा काम करेंगे। कैसे करेंगे हम देखते हैं। ये बेसिकली आपका CDN है। CDN कहलाता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब है आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर जो कंटेंट है वो एक सिंगल डेटा सेंटर से नहीं आ रहा, बल्कि अ फेडरेशन ऑफ डेटा सेंटर से आ रहा है। द फेडरेशन ऑफ सच डेटा सेंटर्स इज so intelligently designed and it is working in such close coordination and collaboration कि आपके नेटवर्क के ऊपर जो कंटेंट जहाँ से चाहिए और जिस पे लीस्ट लोड है वहाँ से डिलीवर हो जाता है, एंड अगेन इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज नॉट इवन नोटिस्ड एट योर सिस्टम। ओके, नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल। अगर मैं आप सबको बोलूँ, वी हैव गुड अबाउट 5-6 स्टूडेंट्स हेयर, आप सब इनमें से मल्टीपल डेटा सेंटर्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कीजिए, तो आई थिंक इट शुड बी वेरी सिंपल। सो आई विल आस्क मिस्टर फहद टू स्टार्ट विद डेटा अवेलेबिलिटी। डेटा अवेलेबिलिटी सर ये है कि सर उसमें किसी किस्म का जो डाउन टाइम जो है ना, वो ज़ीरो डाउन टाइम जो है वो सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। ज़ीरो मतलब कि लास्ट सम टाइम ये होता है कि अगर आपने एक वर्चुअलाइजेशन जो है वो सेटअप बनाया हुआ है अपने डेटा सेंटर में, vCenter आपने डिप्लॉय किया हुआ है, तो उसमें जो हमारा विदन एक अगर VM जो है कि VM से अगर माइग्रेशन कर रहे हैं एक डाटा सेंटर से दूसरे डाटा सेंटर, या किसी डाटा सेंटर से हम कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, या कोई नई मतलब एक्टिविटी जो है वो माइग्रेशन एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें सर विदाउट ज़ीरो डाउन टाइम जो है वो डाटा हमारे लिए अवेलेबल होगा SDN। ओके, गुड। इस पे अभी
Sabit sir, would you like to say something? जी sure sir, lots of things. Firstly, जब हम लोग सेंटर्स एक जो ऑन प्रेमिस डेटास हैं उनसे जब हम लोग क्लाउड ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हम जाते हैं तो नंबर इम्पोर्टेंट थिंग दे हैव टू मेक इज द डेटा, राइट? नंबर वन, डेटा के बैक करते हैं, ठीक है। सेकेंडली, आजकल जो जो ट्रेंड है वो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में, ठीक है। नॉर्मली हम लोग पैराफॉर्म स्क्रिप्टिंग या जो लोगों के, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं AWS में काम कर रहा हूँ तो AWS की ओरिएंटेड क्लाउड फॉर्मेशन है, हम उस स्क्रिप्टिंग टूल को यूज करते हैं। हम सारे अपने नेटवर्क्स को जो ऑन प्रेमिस होते हैं, नेटवर्क सबनेट्स, अवेलेबिलिटी जोन्स, आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स जो कि इन शॉर्ट हमारी फायरवॉल्स होती हैं, अदर देन दैट जो पोर्ट्स, उन सारों को एज अ कोड लिख लेते हैं, ठीक है। हम सिर्फ वो एक स्क्रिप्ट को लेके अलोंग विद बैकअप वहां पे हम लोग क्लाउड उसके सेटअप करके तो कर एक चीज ये, एक हमारे जो ओरिएंटेड बाय डिफॉल्ट भी होती हैं, जिससे डेटाबेस माइग्रेशन सर्विसेज हैं, क्लाउड माइग्रेशन सर्विसेज हैं, जो कि हमारे प्रेमिसेस जो भी VMs होती हैं, Citrix एंड हाइपरवाइजर बेस्ड होती हैं, हम उन्हें यहाँ से क्लाउड में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। आजकल तो सर बहुत ही हो गया है। उसके फिर हम लोग कन्फिगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं, लेट्स से एंसिबल है, पपेट है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट पे आ जाता है साबित भाई, एनसिबल का जो है वो उसकी डिप्लॉयमेंट में मतलब यूं था कि अगर हमारे पास 100 ऑफ सर्वर्स हैं और सिंगल जो हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से जो करते थे, मतलब 1 बाय 1 सर्वर पे जाके कि हमने इसको ये आईपी देना है, इसको ये फीचर, ये यानी कि जो स्कीम देनी है। अब एनसिबल लिनक्स के थ्रू सर हम एक ही कोड पीछे रन करेंगे, वो 100 ऑफ सर्वर्स पे ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है कि आपने जो रन टाइम सर्वर्स के ऊपर है ना, पैच जो भी आपने यूटिलिटीज इंस्टॉल करनी है, टूल्स हैं, APT साइड पे अगर हम आ जाएं यूनियन और ये उबंटू पे, तो उसमें APT गेट आपका मैनेजर है, तो उसमें जो भी टूल इंस्टॉल करने वो उस एंसिबल प्लेबुक्स बन, उसमें प्लेबुक्स आप डिफाइन देते हैं कि जी मेरी VM की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस हैं, फायरवॉल्स इंप्लीमेंट चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। थैंक यू रिसेंटली सर, अभी ना मैं सर एक रिसेंटली जी जी जी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी ना ये हमारे एंड पे प्रॉब्लम है, उनके एंड पे प्रॉब्लम है। असल में ना आपके एंड पे ना कोई थोड़ा सा सिग्नल क्वालिटी जो है इट इज इंटरमिटेंट, स्मूथ नहीं है उसकी वजह से। सर आई एम सॉरी, मैं असल में अपना वो नेटवर्क ऑन किया था, मैं अभी स्टॉर्म पे शिफ्ट होता हूं, सॉरी। मैं असल में गया आज तो सर होंडा बाइक 125 पुराना शौक अपना आज जरा एक्साइटेड तो उस मामले में, तो नहीं वैसे ये माने हमें आपकी आधी बातें समझ ही नहीं आ रही। आपकी एक क्लियर कट जो हम तक चीज पहुंची वो आपकी मुस्कुराहट है, आपकी हंसी है। मैं नेटवर्क से अभी कनेक्ट करता हूँ, स्विच करता हूँ, तो मैं अभी रिस्पॉन्ड बैक करता हूँ। वॉशरूम से हो गया। श्योर। हेलो जी जी यार सर, जी, अब आवाज आ रही है? हाँ, अब पहले से बेहतर है यार। पहले कौन सा नेटवर्क आपने लगाया हुआ था? मैंने वो जोंग वाला डाटा नेटवर्क यूज किया हुआ था, अब मैं स्टॉर्म फाइबर घर वाले नेट पे शिफ्ट हुआ हूँ। वो पहले वाले नेटवर्क हमारे पास तो उसके बाद बिल्कुल सही हो रही है। अच्छा, मैं थोड़ी शॉर्ट करके बुलेट पॉइंट्स। हाँ, ग्रेशन में सर अभी जरा गए हैं फायर, तो अभी आते हैं तो रिज्यूम होता है। अच्छा, मैं यानी फिर कॉपी रहा हूँ नहीं दे रही। बाकी ये है कि आज का ये मतलब सर को कहा था कि लेक्चर्स वगैरह डिलीवर कर दें सर, हम बहुत लैग कर रहे हैं लेक्चर एंड से। सर ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन के एंड पे जा रहे थे, तो मैंने कहा वो आगे हमारा लेक्चर कोई नहीं, तो उसके ये है कि आज जितना मैक्सिमम ये बढ़ा लेंगे, तो जितना भी हमने पहले पढ़ा हुआ है वो मैंने एक फोल्डर के अंदर सारे वो PDF रखे हुए हैं, उसको फिर डिवाइड करके हाफ मिड में आ जाएगा, हाफ फाइनल में, और बाकी चीजें दे देंगे, तो फिर उसके रिगार्डिंग इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। फाद भाई मेरे से चुम्मी है आपको।
नहीं यार, इधर ना दे, इधर ना दे, वो लाइव ही करें कल आज ही। रिकॉर्ड है, चलो सुननी रिकॉर्ड हो होगी। रहा है भाई, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सच याद है यार। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा साबित भाई, आपके पास ना 2 मिनट है, आप 2 मिनट में हमें वो बात बताते हो, बता दीजिए, ताकि फिर हम जी जी इसको हम आगे चल लें। लेकिन हम आपकी बात सुनना चाह रहे हैं बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दैट मेनी ऑफ अस जी लैक। sure sir. Basically 4 points are of top priority when it comes to transfer or migrate your on-premise onto the cloud. Number one is the database, in terms of database dumps as well as its protection as well. आपने उसकी network input output जो transfer हो रही है network की, उसको भी आप monitor करना है securely transfer. ओके गुड। नंबर 2 हमारे सर्वर्स इटसेल्फ माइग्रेशन, उसमें आपके खाली सर्वर्स नहीं होते, लाइक टर्म्स के आपकी जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं VMs ऑन प्रेम के Citrix और Zen हाइपरवाइजर बेस्ड होती हैं नॉर्मली, आपको माइग्रेट करना। तीसरा आपके रिमेनिंग रिसोर्स होते हैं जिसमें आपके नेटवर्क, आपके सब जो होते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स, आप सिक्योरिटी ग्रुप्स, फायरवॉल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें भी माइग्रेट करना होता है। फोन आपकी होती है ना, वो पोर्टबिलिटी होती है। इन ये थोड़ी टाइटल है, थोड़ा सा एम्बिगुअस है, बट ये इसके अंदर एक्यूमुलेट चीजें होती हैं कि आपने अपने माइग्रेशन उन्हें कितना आपने रोबस्ट रखा हुआ है। रोबस्ट इन द सेंस कि आपके सर्वर्स, नेट, सिक्योरिटी ग्रुप, वो सारे एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है, टर्म को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। इसके लिए हम लोग यूटिलिटीज यूज करते हैं, जिस तरह टेराफॉर्म है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ स्क्रिप्टिंग है, प्लस आपके अच्छा मैं बताऊं, एक सेकंड साबित हो, आप ना इस पे आज के लेक्चर के हिसाब से 1 पेजर लिख के आप हमारे साथ शेयर करें, इट वुड बी श्योर सर, like an asset for us. I'll appreciate and श्योर I'll give you credit for that, इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह मैं एक 1 to 2 पेजेस रिकॉर्डिंग भी लिखिए, कर लूंगा। क्योंकि मैं जी ना श्योर इसको एक लेक्चर स्टाइल में लेके चलता हूँ, और इसमें कोई ऐसी अपडेट हुई जो आपकी तरफ से आई, इट्स गोइंग टू बी a gift for us. So let me अल्लाह सर, इट very वुड बी अ thankful. प्लेजर फॉर मी सर। गिफ्ट आप मुझे देंगे ये एक मौका के लिए बोलने के लिए। मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डेड लेक्चर मैं एक वीडियो शॉर्ट्स ही बना हाफ आवर की, जिसमें मैं सारे टर्मिनोलॉजीज और उनके रेफ मटेरियल्स जहां इट फुल इंशाल्लाह। जी नहीं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना दीजिए, तो उसमें लिंक्स डाल सकते हैं, उसमें आप कोई ब्रीफ सी डेफिनेशंस डाल सकते हैं, ग्लॉसरी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, आई विल गेट बैक। श्योर सर।
सो अभी डेटा Sure. अवेलेबिलिटी में ना जिस तरह से इन्होंने कहा कि डेटा अवेलेबिलिटी से मुराद ये नहीं है कि आप महज रिलायबल इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि जो डेटा है वो प्रॉपरली मिरर्ड है कि नहीं, बल्कि आप ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि आपके पास जो माइग्रेशन करनी है अगर आपने वर्चुअल मशीन्स की, तो आपके पास एक डेटा सेंटर से दूसरा डेटा सेंटर में जब आप माइग्रेट करते हैं तो कैपेसिटी भी है कि नहीं, ताकि यूज़र की लेटेंसी को कम रखा जा सके, ओवरऑल द फेडरेशन ऑफ डेटा सेंटर्स को लोड बैलेंस किया जा सके। और फिर इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका में यानी यूरोप में GDPR आई थिंक एक लॉ है डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, GDPR अप्लाई होता है। यूएस में बेसिकली आई थिंक डेटा प्रोटेक्शन का कोई एक्ट है, फॉरगेटिंग मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन वो हर इलाके के अपने लॉज होते हैं। फॉर इंस्टेंस So वो है टॉप्स के नाम से TOPS, जी डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ये थैंक यू, ये एक हमारे पास यूएस का लॉ है, फिर पाकिस्तान का है। फॉर इंस्टेंस आपको पता है पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से जो हार्ड डिस्क है वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक एंटिटी है, और उसके ऊपर डेटा एक और एंटिटी है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी की हार्ड डिस्क चुराते हैं या हार्ड डिस्क कोई गायब हो जाती है तो वो दो चोरियां बनती हैं, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की चोरी, एक डेटा की चोरी। तो इसका मतलब है कि ये हमें इसमें हमें आप एक पुलिस का या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का पर्सपेक्टिव बता सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर उसमें यही है कि अपना प्रॉपर जो है वो FIA साइबर क्राइम के रिगार्डिंग जो है वो प्रॉपर एक्ट जो है वो मतलब इम्प्लीमेंटेड है, जो कि आम पब्लिक को नहीं पता, जिसमें मतलब कि जो है वो आपकी डाटा प्राइवेसी और गवर्नमेंट सेक्टर के एंड से जो है वो कोई ना कोई थेफ्ट के रिगार्डिंग जो है वो प्रॉपर लॉ इम्प्लीमेंट। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। मैं ना एक भी है कि जो हार्ड डिस्क आपके फिजिकल जो ड्राइव पे डाटा स्टोर होता है उसमें बस दो ऑप्शन है। नंबर जो कि बहुत ज्यादा फ्री है और ये बहुत हाईली है कि आप जो डिवाइस आपने यूज की हुई उसे आप डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजी आजकल हमारे जिंक सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो आपके जो डिस्क में जो टेबल है ना, एड्रेस टेबल, वो उड़ा देती है। उसके बाद एक बकायदा स्टैम्प होती है, मैंने अभी एक हार्ड डिस्क बाय की थी, वो स्टैम्प यूज थी, स्टैम्प थी कि सारा डाटा वायरल हो चुका और ये रीइंकार्नेट नहीं हो सकता, इसे आप रिससिटेट नहीं कर सकते डाटा। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। बल्कि एक स्टैंडर्ड तो ये है कि ड्राइव यूज करने उसे आप खुद ही उड़ा दें, तबाह कर दें, ट्राई कर दें। इम्पोर्टेंट। Okay, good. चले, thank you. Then we have basically public private operation. Public private operation इस वजह से भी ज़रूरी होता है कई दफ़ा। अच्छा, what is public? Public is normally state owned और private होता है basically multinational corporation और private enterprise owned। तो कई दफ़ा कुछ इलाकों में गवर्नमेंट जहाँ पे खुद बराह रास्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, वहाँ पर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है। तो इसका मतलब होता है कि फिर बिलिंग AAA के लिए ऑथेंटिकेशन अकाउंटिंग, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन अकाउंटिंग, इसके लिए दो मशहूर प्रोटोकॉल्स हैं। एक है आपकी रेडियस रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस और दूसरी है डायमीटर। इन दो के जरिए बेसिकली जो बिलिंग और अकाउंटिंग की जाती है, तो उसके लिए भी डेटा सेंटर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो लेट्स लुक एट सम इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स कि हमने ना बेसिकली इंटरनेट के ऊपर हम एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट एंटर होते हैं। और अगर फॉर इंस्टेंस मैं यूज़ करता हूँ गूगल की कोई सर्विस, तो मैं गूगल के सर्च इंजन से या गूगल के पोर्टल से स्टार्ट करता हूँ, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है।
तो या याहू का एक पोर्टल है, या MSN माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क एक अपना उनका पोर्टल है। तो जब भी मैं किसी स्टार्टिंग पॉइंट एज ए कस्टमर स्टार्टिंग पॉइंट से एंटर होता हूँ, तो मेरी क्वेरी और मेरी रिक्वेस्ट के बेसिस पे हो सकता है कि मैं लोकली किसी एक अपने डेटा सेंटर से सर्व हो जाऊं, मुझे तो मुझे उसका पता भी नहीं चलेगा, या मैं रिमोटली सर्विस हूँ, या मेरे डेटा सेंटर को किसी दूसरे डेटा सेंटर से कोई चीज़ गेट करके मुझे लोकली प्रोविजन करनी पड़े। ये मल्टीपल मॉडल्स हैं। तो इस पे एक पेपर है इन्फोकॉम का। इन्फोकॉम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंसेस इन द वर्ल्ड। द टाइटल इज फर्स्ट लुक एट मीटिंग खत्म हो गई। A first look at inter-data center traffic characteristics via Yahoo dataset. All right, so इसमें let's look at the topology first. तो इधर सिर्फ abstract किया हुआ है। एक हांगकांग की साइट है और 3 यूएस की साइट्स हैं, एक यूके की साइट है। तो इन सब के अंदर याहू के डेटा सेंटर्स VPN टनल्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये बेसिकली एक सिनारियो है, इसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक स्नैपशॉट देखते हैं जिसमें हमारे पास एक दिन के अंदर डेटा सेंटर्स के साथ दैट इज नोन एज ट्रांजिट डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर कम्युनिकेशन और लोकल डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर कम्युनिकेशन। तो ट्रांजिट ट्रैफिक वो होती है जो किसी एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर के लिए होती है लेकिन दूसरे डेटा सेंटर के थ्रू आ रही होती है। लोकल डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर है आपकी एक डेटा सेंटर से दूसरे। आवाज सही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है हमारी? क्लियर है? आप क्लियर है उमर भाई? लगता है किसी को हमारी आवाज नहीं सर आवाज क्लियर है यहाँ से? वो कट कट के आने लगी है। अभी का क्या स्टेटस अब है ठीक है। साबित भाई? जी अब ठीक हुई है। ओके जी। हाँ जी भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब। जी, तो देखिए, सो सबसे पहले लेट्स क्लासिफाई द ट्रैफिक। वी हैव ट्रांजिट डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर ट्रैफिक। फॉर इंस्टेंस हमारे पास हांगकांग से यूके तक जो ट्रैफिक जाएगी ये बेसिकली ट्रांजिट ट्रैफिक है जो एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर को जा रही है। लेकिन हमारे पास लोकल डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर ट्रैफिक होगी जो यूएस के अंदर है, क्योंकि यूएस एक प्रॉक्सिमिटी है, एक मुल्क है, तो उसमें जो एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर को ट्रैफिक जाएगी वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी। फिर ट्रांजिट डेटा सेंटर टू कंज्यूमर ट्रैफिक, लोकल डेटा सेंटर टू कंज्यूमर ट्रैफिक और फिर दूसरी ट्रैफिक। तो आप देखिए कि ओवरऑल इसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो लोकल डेटा सेंटर टू कंज्यूमर ट्रैफिक का है, और उसके बाद लोकल डेटा सेंटर टू लोकल डेटा सेंटर का वॉल्यूम है। नहीं, उसके बाद आपका ट्रांजिट डेटा सेंटर टू कंज्यूमर, यानी डेटा सेंटर टू कंज्यूमर का वॉल्यूम ओवरऑल मिलाएं तो तकरीबन 80% बनता है, 80% बनता है। और फिर हमारे पास कुछ शेयर है लोकल डेटा सेंटर टू लोकल डेटा सेंटर का, और फिर बाकी ट्रैफिक है। अच्छा, बाकी इसमें पॉसिबल ट्रैफिक क्या हो सकती है मुदस्सिर भाई? कोई काम तो नहीं था? ठीक है। तो अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास डेटा सेंटर टू कंज्यूमर के अलावा डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर ट्रैफिक भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर ट्रैफिक जो है वो खाली डेटा ट्रैफिक नहीं हो सकती, कंट्रोल ट्रैफिक भी हो सकती है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन, माइग्रेशन और फॉर इंस्टेंस नई वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना, पुरानी सर्विसेज को डिलीट करना, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल है। तो लेट्स लुक एट दी अदर फिगर। ये बेसिकली शो करता है सिंपली अमेरिका में जो नंबर ऑफ फ्लोज हैं वो किस तरह से वेरी करते हैं अक्रॉस डिफरेंट डेटा सेंटर्स, दैट्स इट। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि आपके पास जो DCP डेटा सेंटर है प्रॉब्ली उसकी ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इट इज accommodating maximum number of flows. All right, then let's look at some classification of traffic through another paper. ये पेपर का टाइटल है जी बैक ऑफिस वेब ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। अच्छा, ये जो वर्ड है ना बैक ऑफिस, इसका मतलब होता है ये वो ट्रैफिक है जो एंड कस्टमर
की तरफ से जनरेट नहीं हुई, ना एंड कस्टमर को जा रही है, बल्कि ये एज अ यूटिलिटी, एज अ सर्विस बैकएंड पे चल रही है। तो इट इज मोस्टली सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन। इसकी अभी लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जांपल्स। हमारे पास है नंबर 1, पहली एग्जांपल है प्रॉक्सीज और इंटरमीडिएरीज की आपस में ट्रैफिक। कस्टमर जो है हमारा वो बेसिकली HTTP ट्रैफिक जनरेट करेगा, रिक्वेस्ट, गेट और पुट और पोस्ट की, और फिर वो प्रॉक्सी सर्वर को जाती हैं। अभी प्रॉक्सी सर्वर भी चूंकि वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में है, तो वो भी कहीं डेटा सेंटर पे होस्ट हुआ होगा। वो डेटा सेंटर कौन सा वाला है हमें नहीं पता। वो सब्सिक्वेंटली आगे फिर गेट पोस्ट पुट की ट्रैफिक जनरेट करेगा। उसके बाद दूसरा है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का। अच्छा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के अंदर इसकी बहुत मैंने एग्जांपल्स आपको दी। गूगल, याहू और MSN CDN से। तो यहाँ पे हमारे पास यूजर HTTP रिक्वेस्ट गेट की जनरेट करता है, वो CDN को पास होती है। CDN के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एक हमारे पास FEP कहलाता है, फ्रंट एंड प्रोसेसर, इसको फ्रंट एंड सर्वर या फ्रंट एंड प्रोसेसर कहते हैं। वो रीडायरेक्ट करता है किसी बैकएंड सर्वर पे। तो क्या वो लोकली होस्टेड डेटा सेंटर में है या रिमोटली होस्टेड डेटा सेंटर में, वी डोंट नो। और फिर वो बेसिकली साथ ही वो जो कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है, फॉर इंस्टेंस गेट रिक्वेस्ट, वो एज इट इज जिस जहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट पड़ा है उस सर्वर को भी फॉरवर्ड कर सकता है, या वो बैक ऑफिस के थ्रू भी उसको, बैक एंड सर्वर के थ्रू भी उसको फॉरवर्ड कर सकता है। अभी जो रिप्लाई आएगी वो कस्टमर को बराह रास्त कंटेंट ओरिजिन सर्वर से आएगी, क्योंकि जो सोर्स IP है वो कस्टमर का अपना है। तो कंटेंट और ओरिजिनेटिंग सर्वर को इस पूरे CDN के थ्रू अपनी ट्रैफिक डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि अगर ये फ्रंट एंड सर्वर एज ए प्रॉक्सी सर्वर काम करे, तो ट्रैफिक की रिप्लाई भी, रिक्वेस्ट की रिप्लाई भी इसी के थ्रू आएगी। उसके बाद C है, वी हैव बेसिकली ये जो एडसेंस है, गूगल का एडसेंस है। जैसे वो काम करता है कि यहाँ पे हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, हमारे पास क्लिक बेट्स होती हैं जिसमें ऑन क्लिक आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर। तो ये हमारे पास एड पब्लिशर है। तो एड पब्लिशर वो है जो यूजर को पहला एड का आइकॉन दिखाता है, यानी आप अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, उसमें कोई एड प्ले हो रहा है, तो यूजर जब उस पर क्लिक करता है तो HTTP रिक्वेस्ट उससे इनिशिएट होती है, और वो फिर जो उस पर्टिकुलर एड को अगर किसी इंटरमीडियरी ने ऑफर किया हुआ है, तो उस इंटरमीडियरी के थ्रू, जिसको हम एजेंट कहते हैं, अगर वो मौजूद है, अगर वो मौजूद नहीं है तो पब्लिशर बजाते खुद जिस पर्टिकुलर सर्विस ने वो एड पब्लिश किया है उसको ट्रैफिक रूट हो जाएगी। तो फॉर इंस्टेंस इसकी अच्छी मिसाल हम ले सकते हैं, जब क्लिक इवेंट पे आप उस पर्टिकुलर साइट पे चले जाते हैं, OLX ने कहीं पे अपना ऐड लगाया हुआ है, तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे, तो अगर OLX का लाहौर में कोई ऑक्शनियर है जिसने उस पर्टिकुलर OLX के ऐड को ऑक्शन किया हुआ है, तो वो उसको सब्सिक्वेंटली आगे पास कर देगा टू दी OLX सर्विस, olx.com.pk। अच्छा, यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि जो आपका पब्लिशर है और जो उसका ऑक्शनियर है, या जो जिसने पर्टिकुलरली ऐड की सर्विस की रिक्वेस्ट की है, जिसने ऐड बनवाया था, जिसने बेसिकली अपनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग की थी कि ट्रैफिक उसके सर्वर पे है, ये कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है। और बेसिकली आखिरी है जो आपके सर्च इंजन जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट इज क्रॉलिंग। बेसिकली